हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आशीर्वाद आईएएस। मैं अंजनी कुमार शुक्ला इस ठंडक के माहौल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जैसा कि आपने देखा कि हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। अब हवाओं ने अपना रुख बदल दिया तो मार्केट में भी हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। लॉ ऑफ डिमांड मार्केट में इसका क्या रोल है, और इससे संबंधित जो वहां पे कुछ गुड्स की बात आती है, जैसे आपने देखा कि बात की जाती है कि भाई नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, गिफिन गुड्स क्या होते हैं, इसेंशियल गुड्स क्या होते हैं, और मांग का नियम इनको कैसे प्रभावित करता है। अल्फ्रेड मार्शल जी ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड को लेकर के क्या बातें कही हैं, इन सभी बातों को आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। तो इसको लेकर के, क्योंकि पूरी मार्केट डिपेंड है किस पे, डिमांड पे और सप्लाई पे। क्लियर है? तो मार्केट टोटली डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। उसी से संबंधित लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि डिमांड क्या होती है। जब हम बात करते हैं डिमांड की, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि डिमांड आखिर क्या होती है। डिमांड जिसको कहते हैं मांग। मांग की जब बात करें तो आप ये जान लीजिए कि मांग आखिर है क्या। इसको लेकर के जब भी बात करते हैं तो मांग ये तीन बातों पे निर्भर करती है। मांग एक डोमिनेंट डिजायर है, क्लियर, एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। जैसे आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं होती, और वो इच्छाएं जब उसकी पूरी हो जाए, तो जब वो इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं तो वही कहलाता है डोमिनेंट डिजायर। और डोमिनेंट डिजायर इज ऑल्सो नोन एज डिमांड। जो डोमिनेंट डिजायर होती है उसी को कहते हैं डिमांड। ठीक है? जैसे खाना खाना, जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, इट्स और बेसिक नीड। ये हमारी बेसिक नीड है, लेकिन अब आप उसी में क्वालिटी ऐड कर दो कि सब पानी हम पिएंगे तो बिस्लेरी का ही पानी पिएंगे, खाना खाएंगे तो हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, या फिर हम वहाँ पे सी साइड डिनर करेंगे, या हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा डिनर करेंगे जो चंद्रमा के प्रकाश की रोशनी हमारे खाने पे छन छन करके आ रही हो, समुद्री हवा हमें वहाँ पे एक सुरीले संगीत को सुना रही हो, और फिर हम बैठ करके डिनर करें। तो वैसी सिचुएशन में वो मून लाइट डिनर। तो ये एक अलग तरीके की आपकी डिजायर हुई, और ये डिजायर डोमिनेंट तब होगी जब आप वहां पे क्या करेंगे, जब वहां पे आप इन्वॉल्व कर देंगे किसको, टाइम एंड मनी को। तो देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ डिमांड। ये तीन कंपोनेंट जब होंगे तभी आपकी इच्छा वो डोमिनेंट डिजायर में कन्वर्ट होगी, और वो डोमिनेंट डिजायर जो होगी वही कहलाती है क्या, डिमांड। क्लियर? तो यहां पे आप ये जान लीजिए कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड तीन होते हैं। नंबर एक, टाइम, आपके पास समय होना चाहिए। नंबर दो, डिजायर, इच्छा होनी चाहिए। और नंबर तीन, यहां पे प्राइस ऑफ गुड्स या मनी। इनमें से अगर किसी एक चीज को भी हम यहां पे क्या करते हैं, हटा देते हैं, किसी एक चीज को भी अगर हम यहां पे हटा देते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि हमारी इच्छा वो डोमिनेंट डिजायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, यानी हमारी इच्छा इच्छा ही रहेगी। चलिए कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं टूर का प्लान बना रहे हैं और कहीं जाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचते हैं या आप एयरपोर्ट जब पहुंचते हैं, तो वहां पर फ्लाइट एकदम रेडी टू फ्लाई के लिए तैयार है, और आपको बहुत तेज भूख लगी है। आपको बहुत तेज भूख लगी है। ऐसी सिचुएशन में क्या आप पहले खाना खाएंगे या आप फ्लाइट पकड़ेंगे? तो नो डाउट आप फ्लाइट पहले पकड़ेंगे। ठीक है? तो वहां पर आपके पास क्या नहीं था, आपके पास टाइम नहीं था।
जिसके कारण आपकी डिजायर जो थी वो डिजायर ही रह गई, वो डोमिनेंट डिजायर में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्लियर? फिर अगर बात करते हैं, चलिए आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है, अब इच्छा ही नहीं। आप बाकायदा खाना वाना खाए, फिट हैं, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से आप रेडी हैं, अब आप कहीं पे जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पास समय पर्याप्त है, बढ़िया अच्छा फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट आपको दिखा, आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट है, लेकिन आपको पेट एकदम फुल है, आपको खाना खाने की कोई वहां पे नीड नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में आप बताइए, क्या आप भोजन करने की बात सोचें? नहीं सोचेंगे। पैसा भी है, समय भी है, लेकिन क्या आपके अंदर नहीं है? डिजायर, इच्छा नहीं है। तो जब इच्छा नहीं है तो उस सिचुएशन में आपकी इच्छा जो है वो वहां ना होने के कारण वो डोमिनेंट डिजायर में कन्वर्ट नहीं हो। थर्ड अगर बात करते हैं, चलिए आपके पास टाइम भी है और डिजायर भी है, लेकिन तीसरी चीज क्या नहीं है? मनी। राइट? तो आप जानते हैं आज के टाइम में अगर गॉड के बाद किसी को माना जाता है तो सेकंड गॉड पृथ्वी पे कौन है? मनी। राइट? ऐसी सिचुएशन में अगर बात करते हैं तो मनी अगर आपके पास नहीं है तो उस सिचुएशन में कितनी भी आपके अंदर इच्छा हो कि साहब हमें क्या खरीदना है, हमें एज ए स्टूडेंट अभी बुलेट खरीदनी अपने पैसे से। अब आप बताइए, अपने पैसे से अगर आपको बुलेट खरीदनी है तो वैसी सिचुएशन में क्या आप उसको खरीद पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम भी है, आपके पास डिजायर भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? मनी नहीं है। इसलिए यहां पे डियर स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास मनी नहीं है तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा आपकी अधूरी ही रह जाएगी और ये डोमिनेंट डिजायर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब भी डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड क्या है? डिमांड इज अ डोमिनेंट डिजायर। क्लियर? देयर आर थ्री बेसिक फैक्टर्स ऑफ डिमांड: टाइम, डिजायर एंड मनी या प्राइस ऑफ गुड्स। क्लियर है? ये तीन चीजें यहां आपको ध्यान में रखनी कि मांग तभी प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में जानी जाती है जब व्यक्ति के पास समय हो, व्यक्ति के अंदर इच्छा हो और मुद्रा। ठीक है? तो वैसी सिचुएशन में वो मांग पूरी तरीके से मांग के रूप में देखी जाएगी, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का अपना कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यदि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, यदि अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत ज्यादा हुई, किसी भी वस्तु की कीमत अगर ज्यादा हुई तो उसकी डिमांड कम हो जाए, और अगर किसी वस्तु की कीमत कम हुई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी यहां पे हम बात करते हैं तो आप इस चीज को समझ जाइए कि भाई इसके अंतर्गत क्या होगा। प्रोफेसर मार्शल, इनके द्वारा क्या कहा गया? प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा, इन्होंने कौन सा नियम दिया? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड दिया। अब जब लॉ ऑफ डिमांड दिया तो इन्होंने क्या कहा? इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, यदि अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो, यदि अन्य कारक स्थिर रहते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, और इधर डिमांड ऑफ
गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिमांड ऑफ गुड्स। इसको लेकर के इन्होंने ये कहा कि अगर यहां पर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है, कीमत अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लेते हैं मार्केट गए और मार्केट में किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो लोग उसको खरीदना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर किसी वस्तु की कीमत कम है तो लोग उसको खरीदना क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि जब दिवाली से पहले जीएसटी को भारत सरकार के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2.0 किया गया तो उसके अंतर्गत वहां पे क्या किया गया, मार्केट में जीएसटी के 4 स्लैब रखे गए, 40%, 18%, 5% एंड 0%। जब ये रख दिया गया तो उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के खरीदारी की। क्यों? क्योंकि वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती हो गई। यहां पे इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, यदि अन्य कारक स्थिर हैं तो ऐसा होगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि साहब अन्य कारक वो कौन से हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन से अन्य कारक हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो कारक क्या है, जैसे भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो, राइट, प्राइस हाइक इन फ्यूचर। अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में लोग उस वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? वर्तमान में उस वस्तु को लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे। नतीजा वहां पे क्या हुआ, वहां पे वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। सेकंड, यदि किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा हो और रिसोर्सेस कम हो, राइट, ओवर पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा हो और रिसोर्सेस कम हो तो उसका नतीजा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उस सीमित संसाधन को अपने पास बुलाना चाहेंगे कि नहीं, और उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार होंगे, जिसके कारण मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी और उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। क्लियर है? वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी और उसकी डिमांड भी वहां क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये अपने आप में बात निकल करके आती है। तीसरा यहाँ पे क्या होता है कि भाई अगर हम देखें कि वहां पर जो रॉ मटेरियल आता है, किसी भी वस्तु को बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है, भैया वो रॉ मटेरियल क्या हो जाए, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट महंगी हो जाए, है ना। आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लेबर, यहाँ पे लैंड, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, राइट। So there are 4 major factor of production. If price hike for factor of production, then overall cost of production is already high. वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही बढ़ जाएगी। और जब यहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा तो वैसी सिचुएशन में वस्तुएं महंगी भी होंगी, फिर भी लोग खरीदेंगे। क्लियर है? देन लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, ये लाइन जो मैंने यहां पे लिखी है, ये क्या है कि अन्य कारक स्थिर होते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है। वो अदर फैक्टर क्या है, फैक्टर नंबर 1, भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होगी तो वर्तमान में लॉ ऑफ डिमांड को फेल करेगा। यहां पर फैक्टर नंबर 2 ओवर पॉपुलेशन, फैक्टर नंबर 3 लैक ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टर नंबर 4 अगर यहां पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे क्या होगा, महंगा होगा, जिसके कारण लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा। फैक्टर नंबर 5 अगर कंज्यूमर अगर किसी चीज को लेकर के अपना इंटरेस्ट शो करता है, राइट, कंज्यूमर की वो वस्तु चॉइस होती है, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर कंज्यूमर वहां पर किसी भी तरीके से उसके प्राइस की ओर ध्यान न दे करके अपनी चॉइस की ओर ध्यान देता है
क्यों? क्योंकि चॉइस प्राइस पर क्या होती है? भारी पड़ती है। ये आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि व्यक्ति जब किसी चीज को अपनी चॉइस के अंतर्गत लेता है तो वैसी सिचुएशन में वो प्राइस नहीं देखता है। क्लियर है? और ये वो अदर फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर के कारण लॉ ऑफ डिमांड फेल होता हुआ नजर आता है। तो यहां तक जो हमने बात की उसको मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराए दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े होंगे उनको भी ये जानना जरूरी है और ये कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये है माइक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? संपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओवरऑल मार्केट, एमबीए के अंतर्गत हर एक जगह लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को नहीं समझते हैं तो हम इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते हैं, हम मार्केटिंग नहीं समझ सकते हैं, हम कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर डिमांड की बात नहीं कर। ये आप अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, डिमांड क्या है? डिमांड इज अ डोमिनेंट डिजायर। डिमांड एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, यानी मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? टाइम, डिजायर, मनी या प्राइस ऑफ गुड्स। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया? तो लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो किताब है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब में लॉ ऑफ डिमांड उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, यदि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम होगी और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ेगी। क्लियर? अदर फैक्टर्स अगर वहां पे अप्लाई हो जाते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड फेल होता हुआ नजर आता है ना? लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आता है। अब इसी को थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमी से रिलेट कर दें तो आप देखिए, आप सबने सुना होगा बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, अब बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती? कि सारी सप्लाई इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आ रही होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है? अचानक थोड़ा सा सप्लाई में कहीं ब्रेक आता है जिसके कारण सप्लाई स्लो हो जाती है। अब जब सप्लाई में ब्रेक आ गया और सप्लाई स्लो हो गई, तो आप बताइए लोकल मार्केट में, जिस मार्केट में वो सप्लाई जा रही थी, उस मार्केट में डिमांड तो उसी लेवल पर रहेगी, डिमांड तो कंटिन्यूअस बढ़ रही है। क्लियर है? बट सप्लाई ब्रेक कर गई। तो सप्लाई ब्रेक कर गई तो वहां पर उस मार्केट में प्राइस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और फिर भी लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन में ब्रेक आ गया। ठीक है? सप्लाई चेन में ब्रेक आ गया, और सप्लाई चेन में ब्रेक आ गया तो वैसी सिचुएशन में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो गई। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो गई तो कस्टमर ने वहां पे क्या किया? कंज्यूमर जबरदस्त तरीके से वहां पर उन वस्तुओं को खरीदना शुरू करता है, जिसके कारण लोकल मार्केट में महंगाई आ जाती है, और इसी महंगाई को कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ओके? तो नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जब भी यहां पे हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड। मांग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी यहां पे अगर हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करें, टाइप्स ऑफ डिमांड, तो मांग 3 प्रकार की होती है। पहला आता है यहां पे आपका, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहां पे होता है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड। सेकंड यहां पे आ जाता है इनकम डिमांड। एंड थर्ड आता है क्रॉस डिमांड। ध्यान रखना, कीमत मांग, यहां पे आय मांग, और इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड, मींस आड़ी या तिरछी मांग। ठीक है? आड़ी या तिरछी मांग का मतलब ये
कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दूसरे वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? ये चीज यहां पे आती है, ये ध्यान रखना यहां पे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब सबसे पहले जब स्टूडेंट्स यहां पे हम बात करते हैं प्राइस डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस डिमांड आर इक्वल। क्लियर है? यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा, प्राइस को छोड़ करके ऑल फैक्टर्स आर कांस्टेंट। वस्तु की कीमत को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर यहां पे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो वैसी सिचुएशन में इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि प्राइस डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आर द सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, क्या कांस्टेंट रहता है? तो जैसे यहां पे हमने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड में कि इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, तो यहां भी सारे अदर फैक्टर प्राइस डिमांड में कांस्टेंट रहेंगे, बस किसको छोड़ करके? कीमत को। कीमत को छोड़ करके बाकी, वस्तु की कीमत को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर यहां पे क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस डिमांड आर द सेम, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। यानी कीमत मांग और मांग का नियम दोनों एक ही, राइट? जैसे मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा, ऐसे ही कीमत मांग कहती है कि इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट देन प्राइस हाई देन डिमांड ऑफ गुड्स, प्राइस लो देन डिमांड ऑफ गुड्स। क्लियर? अब यहां पे अगर देखें तो क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड में 3 प्रकार की, जिसमें पहला मैंने आपको बताया प्राइस डिमांड। क्लियर? तो प्राइस डिमांड आप जानते हैं कीमत मांग और मांग का नियम एक ही है। जब हम बात करते हैं इनकम डिमांड की, तो इनकम डिमांड के अंतर्गत आप ये ध्यान रखिएगा कि इनकम डिमांड के अंतर्गत अगर बात किया जाए इनकम डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की वस्तुएं आती हैं। क्यों? यहां पे आपको ध्यान में रखना है आय मांग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आय मांग। क्लियर? अब किसकी आय मांग? उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ेगी तो 2 तरीके की वस्तुओं के प्रति उसका नजरिया बदल जाए। उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ी तो 2 तरीके की वस्तुओं के प्रति उसका नजरिया बदल जाएगा। एक वस्तु कौन सी आ जाएगी? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, और दूसरा यहां पे आ जाएगा इंफीरियर गुड्स। यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इंफीरियर का मतलब होता है घटिया वस्तुएं, लो क्वालिटी की वस्तु, घटिया वस्तुएं। और यहां पे जब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स का मतलब सामान्य वस्तुएं। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी हम इनकम डिमांड की बात करते हैं तो इनकम डिमांड के अंतर्गत कंज्यूमर इनकम को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। देन इनकम डिमांड ये शो करती है रिलेशन किसके किसके बीच में? ये शो करती है कंज्यूमर इनकम एंड कंज्यूमर डिमांड के बीच रिलेशन को शो करती है। और जो रिलेशन अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है, जैसे अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो नॉर्मल गुड्स पे इनकम डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव, है ना? भैया जब ज्यादा कमाओगे तो वह उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा इनकम गेन करोगे। क्लियर है? और जब ज्यादा इनकम गेन करोगे तो आप वहां पे क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा डेली यूज की वस्तुएं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? यानी नॉर्मल गुड्स के प्रति आपका जो रवैया होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। आप मार्केट गए, आप जब स्टूडेंट हैं तो आपने 20-25 रुपए में अपना इवनिंग की सब्जी की व्यवस्था कर ली, लेकिन आप जब वहां पे अधिकारी बन चुके होंगे तो जो आपका फॉलोअर होगा और वो जब आपके लिए सब्जी लाने जाएगा या कुछ भी लाने जाएगा तो वैसी सिचुएशन में जो डेली यूज की वस्तुएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वो खरीदेगा, राइट? तो नॉर्मल गुड्स के प्रति आपका जो
सोचने समझने का नजरिया है, उसकी परचेजिंग करने का नजरिया है, वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, इनकम डिमांड नॉर्मल गुड्स पे क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब यहां पे बात आती है इंफीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुओं का मतलब लो क्वालिटी गुड्स। जब व्यक्ति के पास इनकम कम होती है तो वो लो क्वालिटी गुड्स को खरीद करके सेटिस्फैक्शन फील करता है, राइट? और जब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है तो वो लो क्वालिटी गुड्स के प्रति अपना नजरिया, अपना बिहेवियर क्या करता? निगेटिव कर देता है। अपना बिहेवियर वो क्या करता है? निगेटिव कर देता है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करते हैं यहां पे इनकम डिमांड की, तो इनकम डिमांड इंफीरियर गुड्स के प्रति क्या होती? निगेटिव। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर के बात करें तो वहां पर साफ तौर पे कि यदि किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। और जो इसका ग्राफ बनेगा उसको लेकर के अगर हम बात करें तो आप यहां ये ध्यान रखिएगा, इसका जो ग्राफ बनता है ये हमेशा y होता है, ये x होता है और ये 0 होता है। क्लियर? अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो आप इस चीज को देखिए कि कंज्यूमर की इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर? इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर की परचेजिंग करने का जो नजरिया है वो भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। जब इनकम कम थी कम खरीदते थे, ज्यादा हुई थोड़ा और ज्यादा खरीदे, और ज्यादा हुई और ज्यादा खरीदे, और ये क्या बना? डिमांड कर्व जो बना वो क्या बना? पॉजिटिव। पूरे इकोनॉमिक्स में अगर इस तरीके का डिमांड कर्व बनता है तो आप ये मान लीजिएगा ये क्या शो करता है? ग्रोथ को शो करता है, ये ऊपर बढ़ने की दिशा को शो करता है, ये पॉजिटिविटी को शो करता है, राइट? यहां पे किस तरीके का डायग्राम बनेगा? तो यहां अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये y, ये x, ये 0। ठीक है? अब यहां पे क्या हुआ? पहले क्या था? इनकम कम थी तो इंफीरियर गुड्स क्या करते थे? ज्यादा खरीदते थे। चलो भाई, ज्यादा खरीद लिया। फिर इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड्स क्या किया? कम खरीदा। फिर और इनकम बढ़ी, इंफीरियर गुड्स और कम खरीदना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? ये यहाँ कॉर्नर पे कनेक्ट होगा। डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके से नीचे की ओर गिरता हुआ, ये शो करता है क्या? निगेटिव। इसकी अगर बात करें तो ये निगेटिव डिमांड कर्व होता है, और इसकी बात करें तो ये क्या होता है? पॉजिटिव डिमांड कर्व होता है। तो अगर वहां पे ये कहा जाए कि इंफीरियर गुड्स के प्रति आय मांग के अंतर्गत किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो निगेटिव ग्राफ बनेगा। और अगर वहां पे बात की जाए कि इनकम डिमांड के अंतर्गत सामान्य वस्तुओं का ग्राफ किस तरीके का होगा, तो वो पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इनकम डिमांड के अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुएं, एक आपका नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आगे आता है नंबर 3। तीसरा कौन सा? जो मैंने यहां पर आपको लिखा था, क्रॉस डिमांड। क्लियर है? अब क्रॉस डिमांड क्या होती है, इसको लेकर के हम यहां पे बात करते हैं। क्रॉस डिमांड के अंतर्गत दो तरीके की वस्तुएं आती हैं। यहां पर भी दो तरीके की वस्तुएं आती हैं। एक यहां पे आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरा यहां पे आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? पूरक वस्तुएं। क्लियर है? पूरक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तु जिसका एक वस्तु के बिना उसका काम नहीं चल सकता। ठीक है? एक वस्तु के बिना जब दूसरी वस्तु का काम ना चले तो वो एक दूसरे की क्या कहलाती हैं? पूरक। जैसे पेट्रोल और पेट्रोल कार। पेट्रोल और पेट्रोल कार ये क्या हो गई? एक दूसरे की पूरक हो गई।
कार बहुत अच्छी हो और उसमें पेट्रोल ना हो, क्या होगा? आप समझ सकते हैं, है ना? यहां सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? गए थे चाय पीने, चाय के रेट में कॉफी मिल रही, क्या पियोगे? फटाफट जवाब दो, क्विक। क्या पी के आओगे भाई? सीधे सीधे कहोगे सर कॉफी पी के आएंगे और क्या पी के आएंगे, हैं? तो ये चीजें आ जाती हैं। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा टी एंड कॉफी। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टी ब्लैक कॉफी। यहां पे अगर बात करते हैं पेट्रोल एंड पेट्रोल कार, क्लियर है? ये यहां पे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको खरीदना था पेप्सी, क्लियर है? लेकिन वहां पर आपने देखा कि कोक 25% फ्री है। कमेंट सेक्शन में आकर के आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप पेप्सी ही खरीदेंगे या आप कोक खरीदेंगे। ठीक है? आप निश्चित तौर पे ज्यादातर लोग क्या खरीदेंगे? कोक खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों का नेचर एक जैसा। लेकिन कभी भी आप गए हो पेप्सी खरीदने तो आप माजा खरीद के नहीं लाओगे, बिकॉज उसका नेचर क्या है? चेंज है। ठीक है? उसका नेचर क्या है? चेंज है। ठीक? तो वैसी सिचुएशन में आप हार्ड ड्रिंक लेने गए हो तो आप वहां पर स्वीट ड्रिंक नहीं लोगे। ठीक है? गए हो आप नमकीन लेने, आपने सोचा कि लाओ हम नमकीन ले लें, लेकिन वहां नमकीन के प्राइस में आपने देखा कि यार इतने में तो हमारा रसमलाई हो जाएगा, तो क्या रसमलाई खा के आओगे? नहीं आओगे ना। क्यों? उसका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है ना? तो सब्स्टिट्यूट वे गुड्स होते हैं जिनका नेचर एक जैसा होता है और इन वस्तुओं पे क्या किया जाता है? इन वस्तुओं पर कीमत के आधार पर प्राइस के आधार पर यहां पर जो कंज्यूमर होता है वो परचेजिंग की मानसिकता में बदलाव लाता है। वहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स होते हैं जो पूरी तरीके से ये कहते हैं कि साहब एक वस्तु के प्राइस में अगर एक वस्तु की कीमत हम बढ़ा दें तो दूसरी वस्तु की कीमत हमें कम करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं। और जब दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं तो उस सिचुएशन में एक वस्तु की कीमत बढ़ाने पर हमें दूसरे वस्तु की कीमत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल ज्यादा महंगा होता है तो पेट्रोल कार सस्ती, जिस कार का फ्यूल सस्ता वो कार उतनी ही महंगी होती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड से संबंधित बातें थी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बात आती है लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद, यानी एक्सेप्शन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। देयर आर 3 एक्सेप्शनल गुड्स which related to law of demand. The first is essential goods, second is prestigious goods and third is giffen goods. पहला क्या होता है? पहला यहां पे आ जाता है इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल गुड्स यानी जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। यानी मांग के नियम के अपवाद को लेकर के जब भी बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, यहां पे एक्सेप्शन की बात करें तो 3 यहां पे होते हैं। नंबर 1 इसेंशियल गुड्स, नंबर 2 यहां पे आ जाएगा गिफन गुड्स, और नंबर 3 यहां पे बात की जाएगी आपका प्रेस्टिजियस गुड्स।
प्रेस्टिजियस गुड्स, लग्जीरियस गुड्स या वेबलन गुड्स। क्रिस्टोफर वेबलन ने यह नाम दिया था, है ना, वेबलन गुड्स। ये मांग के नियम के अपवाद में ये तीनों वस्तुएं शामिल की जाती हैं। पहला मैंने आपको बताया ही, जीवन जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो कहलाती हैं इसेंशियल गुड्स। और इसेंशियल गुड्स कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको उतना ही कंज्यूम करेंगे। नमक अगर सस्ता हो जाए तो ये नहीं है कि हम नमक की चाय बनाने, नमक की बर्फी बनाने लगे। नमक हम उतना ही खाएंगे जितना हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेडिसिन अगर सस्ती हो जाए तो क्या मेडिसिन का हम नाश्ता करने लगेंगे? नहीं, हम उतना ही उसको खाएंगे जितना हमारे लिए वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम आवश्यकता से अधिक उसका कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लाई। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता है, इसीलिए ये मांग के नियम का क्या है? अपवाद है। फिर यहां पे अगर बात करते हैं तो पहले इसको समझ लें, प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होता है? प्रेस्टिजियस गुड्स वे गुड्स होते हैं जो आपकी सोशल इमेज, आपकी सोसाइटी में एक अलग इमेज क्रिएट करते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन कई लोग रखते हैं, लेकिन आईफोन जब हाथ में होता है, वो भी आईफोन 17 प्रो अगर हाथ में है, तो कहीं ना कहीं एक बार व्यक्ति सोचता है हाँ ठीक ठाक बंदा हो, राइट। यानी उसकी इमेज, उसकी पर्सनालिटी, राइट, वो कहीं ना कहीं क्या हो गई? बढ़ गई। गाड़ियां कई होती, लेकिन अगर ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा? उस पर्टिकुलर बंदे की रेपुटेशन, उस पर्टिकुलर बंदे की इमेज, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? सोसाइटी में बढ़ जाएगी। और यहां पर जब सोसाइटी में उसकी इमेज बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, और कीमत ज्यादा होने के कारण उसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो कीमत भी ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी वस्तु की कीमत ज्यादा तो उसकी मांग कम। तो यहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। और इस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो ये मांग के नियम का क्या हुआ? अपवाद हुआ। क्यों? क्योंकि जो कंफर्ट गुड्स होते हैं, जो वेबलन गुड्स होते हैं और जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, बोथ आर इक्वल। देन इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वस्तुएं भी महंगी होती हैं, और उनकी कीमत की अगर बात करते हैं तो कीमत ज्यादा होती है और डिमांड भी उनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए ये मांग के नियम की क्या है? अपवाद है। फिर तीसरी अगर बात करते हैं तो यहां पे आता है गिफन गुड्स। गिफन, ये अर्थशास्त्री जी का नाम है, उन्होंने अपने नाम पर ही कुछ वस्तुओं को गिफन गुड्स कहा। उन्होंने कहा ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी डिमांड क्या हो जाए? बढ़ जाए। जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाए, वे वस्तुएं कहलाती हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स पे प्राइस इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इनकम इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है, राइट। जैसे आपने देखा, पहले हम लोग बचपन में खुला हुआ चक्की का आटा खाते थे, है ना। फिर एक ट्रेंड मार्केट में आया जिसमें हम लोग पैक्ड आटा खाने लगे, पैक्ड फूड ज्यादा लेने लगे। बीच में जब कोविड आया तो जो पैक्ड फूड वाले थे वो पैक हो गए ज्यादातर, और जो नेचुरल तरीके से जो चीजें बनती थी वो उन पे डिपेंडेंट थे, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक उनकी इम्यूनिटी पैक्ड फूड वालों की अपेक्षा मजबूत पाई गई, जिससे मार्केट में एक अलग फेनोमिना लोगों के माइंड में तैयार हुआ। और वो क्या था कि जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, नेचुरल तरीके से जो चीजें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें ही हमारे लिए क्या हैं? ज्यादा अच्छी हैं। जबकि उनको बीच में मार्केटिंग के द्वारा ये समझा जाने लगा था कि ये लो क्वालिटी के गुड्स हैं। तो गिफिन गुड्स को जनरली लोग समझते हैं इट इज लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। बट गिफिन गुड्स इज नॉट अ लो क्वालिटी गुड्स। गिफिन गुड्स आर विच गुड्स? जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ने लगे, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है गिफिन गुड्स। जैसे आलू हो गया, आटा हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब आपके गिफिन गुड्स में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बात की डिमांड किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, और टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, एंड एक्सेप्शन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है?
आज के इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी बातें आपके साथ करेंगे। बने रहिएगा आशीर्वाद आईएएस के चैनल पर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नो डाउट आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अन्य चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी है हम वो लेकर के आएँ। क्यों? क्योंकि हमें मार्केटिंग से मतलब नहीं है, हमें आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहयोग दिलाना है। तो चलिए मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।